तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था होमवर्क के लिए, जो मैंने आपको बोला था आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का आंसर आया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोमीग्रेनेट। क्वेश्चन है कि हार्डवुड कटिंग इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन फॉलोड इन विच फ्रूट क्रॉप। तो हार्डवुड कटिंग का जो प्रोपगेशन मेथड है वो कमर्शियली हम फॉलो करते हैं पोमीग्रेनेट में। ठीक है, पोमीग्रेनेट के अलावा वी हैव अदर क्रॉप्स ऑल्सो। रोज़ में भी हम फॉलो करते हैं हार्डवुड कटिंग। ठीक है, पोमीग्रेनेट में करते हैं, ग्रेप्स में भी हम करते हैं हार्डवुड कटिंग। ठीक है, लेकिन पोमीग्रेनेट में जो है कॉमर्शियल लेवल पे किया जाता है। इवन ग्रेप्स में भी देखा गया है कि हार्डवुड कटिंग जो होती है वो कॉमर्शियल लेवल पे होती है। तो बनाना, स्ट्रॉबेरी इसका आंसर नहीं होगा, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑल द अबव। ठीक है, राइट आंसर पोमीग्रेनेट है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली बनाना की, तो बनाना को जो कॉमर्शियल प्रोपगेशन हम करते हैं वो हम करते हैं सकर से। अब क्योंकि बनाना में 2 टाइप के सक्कर्स होते हैं, स्वार्ट सक्कर्स एंड वाटर सक्कर। कॉमर्शियली जो हम करते हैं वो करते हैं स्वार्ट सक्कर्स। याद रखना है, बनाना में स्वार्ट सक्कर्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी में हम यूज़ करते हैं रनर्स। और पोमीग्रेनेट तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, पोमीग्रेनेट में हम यूज़ करते हैं हार्डवुड कटिंग। तो 2 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कमेंट करा था, उन दोनों का आंसर राइट है। तो अब शुरू करते हैं आज के MCQs के बारे में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो। ऑप्शंस आर चौसा, रुमानी, लंगड़ा, निरंजन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंगो की ऑफ सीजन वेराइटी कौन सी है। ठीक है, तो मैंगो की जो ऑफ सीजन वेराइटी है चारों ऑप्शंस में, तो वो है ऑप्शन 4 डी। ऑप्शन 4 रखिए, यहाँ नंबर है। ठीक है, निरंजन। ठीक है, तो मैंगो की जो निरंजन वैरायटी है, ऑफ सीज़न वाली वैरायटी है, इसमें जो बियरिंग होती है वो कब होती है। अगर हम बात करें इसकी बियरिंग हैबिट की, तो ऑफ सीज़न है तो उसकी बियरिंग जनरली होती है सितंबर से अक्टूबर का जो मंथ होता है उस दौरान इसमें बियरिंग देखने को मिलती है। ये ऑफ सीज़न वैरायटी है, याद रखें। बाकी जो दूसरी वैरायटीज़ हैं ऑप्शन में, चौसा की अगर बात करते हैं तो चौसा का जो स्पेशल फीचर है दैट इज़ चौसा इज़ द स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो, सबसे मीठी वेराइटी है चौसा। रुमानी की बात करें तो रुमानी का स्पेशल फीचर ये होता है कि जो रुमानी वेराइटी है इट इज़ एप्पल शेप वेराइटी। एप्पल शेप, इसका जो शेप है वो सेब की तरह होता है। लंगड़ा की वैरायटी करें तो बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है हमारे नॉर्थ इंडिया की, और लंगड़ा जो फेमस है बिकॉज ऑफ इज सर्पेंटाइन फ्लेवर। इसमें एक अलग सा फ्लेवर है जिसका नाम है सर्पेंटाइन फ्लेवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बाकी वैरायटीज़ के। लेकिन क्वेश्चन था निरंजन से, यानी क्वेश्चन था ऑफ सीजन वैरायटी बताओ, तो ऑफ सीजन वैरायटी में है निरंजन। इसके अलावा निरंजन के साथ एक और वैरायटी भी याद रखो, निरंजन प्लस मधुलिका। मधुलिका, निरंजन और मधुलिका ये दोनों ही हमारी कैसी वैरायटी है, ऑफ सीजन वाली वैरायटी है मैंगो की। तो मैंगो के केस में आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर मैंगो की अगर हम थोड़ा जनरल पॉइंट्स पढ़ लें तो मैंगो के जनरल पॉइंट्स में इसका साइंटिफिक नेम याद रखो, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। फैमिली है इसकी एनाकार्डिएसी। ओके, एनाकार्डिएसी फैमिली। ओरिजिन इसका हुआ है साउथ ईस्ट एशिया, या बोल सकते हैं इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया में इसका ओरिजिन है। क्रोमोसोम की बात करें तो ये होता है 40। ठीक है, इसका फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका फ्रूट टाइप होता है ड्रूप। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हो गए। वैरायटीज़ के फीचर्स भी हमने इसके डिस्कस करे हैं। आगे चलते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है। ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, बेंगलोर, नागालैंड, गोवा। तो इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, जो इंस्टीट्यूट पूछा है वो हमसे पूछा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट नागालैंड। ओके, नागालैंड में एक जगह है मिड्जीफीमा समथिंग, यही प्रोनाउंसिएशन है इसका, जो भी आप देख लेना। मिड्जीफीमा करके जगह है नागालैंड में, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट जो है लोकेटेड है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में हमारा क्या है, IARI
दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूसा न्यू दिल्ली में है। बेंगलोर में भी हॉर्टिकल्चर का एक फेमस इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि है हिसारगट्टा बेंगलोर में, ठीक है। नागालैंड में बता दिया है, नागालैंड मिर्ज़ेफिमा में आपका आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। गोवा में हॉर्टिकल्चर का कोई ऐसा स्पेशल इंस्टीट्यूट लोकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट, ओके, अगेन इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, पूछा है फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? योर ऑप्शंस आर कोचिन केरला, लखनऊ यूपी, अजमेर राजस्थान, आनंद गुजरात। तो फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्योंकि हम फ्रूट साइंस के क्वेश्चन डील कर रहे हैं इस वीडियो में, तो फ्रूट साइंस में हम फ्रूट्स को जब हार्वेस्ट करते हैं तो उनका प्रिजर्वेशन करते हैं, इनकी कैनिंग करते हैं। होप यू नो व्हाट इज़ कैनिंग, ठीक है। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को हर्मेटिकली सील्ड कर देते हैं, दैट इज़ कैनिंग करना उसकी, ठीक है। तो प्रॉपर जो फ्रूट प्रिजर्वेशन और कैनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है? चारों में से, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज़ लखनऊ यूपी। लखनऊ यूपी में जो है फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट जो है लोकेटेड है, ओके। बाकी अगर हम फ्रूट जो फूड से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ओके। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, IICPT, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। यानी जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट क्रॉप्स की बात हो रही है यहाँ पे, बेसिकली प्रोसेसिंग फ्रूट में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है हमारा तमिलनाडु में, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पर आता है हमारा फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये हमारा लखनऊ यूपी में लोकेटेड है, आप नोट करो। और इसके अलावा एक CFTRI बहुत फेमस है, CFTRI बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में CFTRI ही पूछा जाता है, ठीक है। CFTRI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये हमारा है मैसूर कर्नाटका में, ओके। थर्ड इंस्टीट्यूट एक और होता है, यहाँ पे आता है हमारा सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा है लुधियाना पंजाब, ओके। CFET, इसको शॉर्ट में CFET बोलते हैं, सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया। इसके अलावा एक और आता है, दैट इज़ एक लेबोरेटरी है, दैट इज़ सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, ओके। सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ये हमारी लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ओके। याद रखना, अगेन हम रिवाइज करते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इनकी पूरी फुल फॉर्म लिख के याद करो, तभी आपको याद हो पाएगा। पहला हमने तो यही पढ़ा था क्वेश्चन में जो पूछा है, दैट इज़ फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ यूपी। उसके बाद मैंने आपको बताया IICPT, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ इन तमिलनाडु। देन CFTRI, दैट इज़ सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका। देन CFET, दैट इज़ सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब। देन CFL लेबोरेटरी है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी विच इज़ लोकेटेड एट कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंस्टीट्यूट से ही रिलेटेड है। इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूछा है कि इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन इज़ लोकेटेड एट, ये पूरा इंस्टीट्यूट का ही नाम है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन। अब बनाना और प्लांटेन में क्या फ़र्क होता है? आप सिंपल ये समझ लो, बनाना यूज़ होता है फॉर फ्रूट पर्पज़, फल की तौर पे, और जो प्लांटेन यूज़ होता है ये यूज़ होता है एज अ वेजिटेबल पर्पज़, ठीक है, सब्जी के तौर पे हम यूज़ करते हैं इसको। दोनों एक तरह के हैं बनाना, इनका स्पीशीज़ डिफरेंट है बट इनका जीनस सेम है। बनाना का साइंटिफिक नेम आप लिखते हो मूसा, ठीक है। तो आपने मूसा में 2 स्पीशीज़ पढ़ती हैं, मूसा
बल्बिसियाना, बल्बिसियाना, मूसा बल्बिसियाना जो हम बोलते हैं दैट इज़ बनाना, मूसा बल्बिसियाना बनाना हो गया। और जो प्लांटेन होता है हमारा, प्लांटेन का साइंटिफिक नेम है मूसा एक्यूमिलाटा, ठीक है, मूसा एक्यूमिलाटा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बनाना के ही टाइप्स हैं ये, ठीक है। तो आपसे जो इंस्टीट्यूट पूछा गया है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन। ये जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये लोकेटेड है कहाँ पे? ऑप्शंस आपके सामने, फ्रांस, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। देखो इंटरनेशनल है तो वो इंडिया में, ये वाला इंटरनेशनल वाला नहीं है। ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है हमारा फ्रांस में, ठीक है, याद रख लो, नोट करो। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बनाना एंड प्लांटेन इज़ लोकेटेड एट फ्रांस, ठीक है। और तो इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा डिटेल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनोकार्पी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये तो पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा लिखी है कि पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट है यहाँ पे द टर्म पार्थेनोकार्पी कॉइन्ड बाय। ये शब्द पार्थेनोकार्पी किसने दिया है, किसने कॉइन करा है, पूछा गया है। पार्थेनोकार्पी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो नोट करो, पार्थेनोकार्पी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये शब्द किसने कॉइन करा है पार्थेनोकार्पी? ऑप्शंस आर नल 1902, थॉमस एंड्रीव 1904, बेली 1919 एंड टोंडी बेरी 1919। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई नो बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रही है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो किसी को रोक नहीं सकती, ठीक है। इसी चक्कर में मैं लाइव क्लास भी नहीं ले पाती, मेरा बहुत मन होता है लाइव क्लास लेने का, बट घर में कुछ ना कुछ शोर शराबा लगा ही रहता है तो नहीं हो पाता। मैं बीच बीच में जब मुझे टाइम मिलता है मैं फुर्सत से रिकॉर्ड करती हूँ, फिर पूरी वीडियो को एक साथ मर्ज कर देती हूँ और आपके सामने वो 15 या फिर आधे मिनट की जो वीडियो होती है, हाफ एन आवर्स की या 15 मिनट्स की वीडियो आपको पूरी आके आपके सामने पेश हो जाती है, तो टुकड़ों में बनाती हूँ मैं। तो वेल, इस प्रॉब्लम को साइड रखते हैं। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? पार्थेनोकार्पी जो शब्द है ये हमारा दिया है साइंटिस्ट नल ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। नल ने 1902 में पार्थेनोकार्पी शब्द कॉइन करा था, ठीक है। अब पार्थेनोकार्पी बुक किन किन फ्रूट्स में आपको देखने को मिलेगी? बनाना में, ठीक है, ग्रेप्स में, ठीक है, कहीं कहीं पे वाटरमेलन में भी आपको चल रहा है, आजकल ट्रेंड चल रहा है, वाटरमेलन को भी पार्थेनोकार्पी के फ्रूट डेवलप कर रहे हैं। पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स में एक बात कॉमन होती है, ये सब सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं और ट्रिप्लॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लॉइड नेचर के हो गए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि पार्थेनोकार्पिक में जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनसे कुछ वैरायटीज़ डेवलप्ड हुई हैं, जैसे कि आपने मैंगो की बहुत फेमस वैरायटी पढ़ी होगी सिंधु। सिंधु ये मैंगो की सीडलेस वैरायटी है, याद रखना, ये सीडलेस वैरायटी, इसमें बीज नहीं होता। हम जो आम खाते हैं उसमें गुठली होती है ना, सेंटर में इतना बड़ा सा बीज होता है उसका, पर सिंधु मैंगो जो है उसमें बीज नहीं होता, ये सीडलेस वैरायटी है। ये मैंगो की इकलौती ऐसी सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए, सिंधु इज़ अ सीडलेस वैरायटी। और ये किसके क्रॉस से बनती है? तो एस याद रखना है, रास, RAS रास, ठीक है। तो रास से सिंधु बनी है, ठीक है। रुमाली और अमरपाली होगा शायद, मुझे एग्जैक्ट R का ध्यान नहीं आ रहा, R क्या था, ठीक है। तो RAS रास से बनी है ये, ठीक है, सिंधु वैरायटी। अब इसमें क्या होती है कि ये पार्थेनोकार्पी के थ्रू ही डेवलप करी है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ग्रेप्स होता है हमारे, ग्रेप्स में भी एक वैरायटी है थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। अंगूर की जो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है ये भी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी से ही इसमें नॉट वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, इसमें एक पार्थेनोकार्पी का ही एक टाइप होता है स्पर्मोकार्पी, बहुत लंबा नाम है इसका, ठीक है, स्टीनोस्पर्मोकार्पी, ये पार्थेनोकार्पी का एक टाइप है। ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई है, सिंधु और मैंगो की सिंधु वैरायटी और अंगूर की ये थॉमसन सीडलेस वैरायटी, इसमें स्टीनोस्पर्मोकार्पी होती है, मतलब एक तरह का पार्थेनोकार्पी ही वैरायटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्च इज़ यूज्ड टू रिपेल वाइट फ्लाई? ठीक है, वाइट फ्लाई आपने इंटरमोलॉजी में पढ़ा होगा,
एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, और ये मोस्टली क्या काम करता है, वैक्टर का काम करती है। ये फ्लाई जो है ना, ये जनरली वैक्टर होती है। वैक्टर का क्या रोल होता है, ये मेनली डिसीजेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, स्पेशली वायरल डिसीजेस। ठीक है, जो भी प्लांट्स में मोज़ैक होता है या लीफ कर्ल डिसीज़, कुछ भी होता है वायरल डिसीज़, उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमको वैक्टर्स, प्लांट में वैक्टर्स होते हैं। तो वाइट फ्लाई इज़ वन ऑफ द वैक्टर। ठीक है, तो वाइट फ्लाई को अवॉइड करने के लिए हम कौन सा मल्च हम यूज़ कर सकते हैं, किस कलर का मल्च यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं येलो मल्च, ब्लैक मल्च, ट्रांसपेरेंट मल्च, या बोथ 1 2। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, येलो मल्च। ठीक है, आपने देखा होगा फील्ड में जो येलो कलर की मल्च लगाते हैं उसका मेन पर्पस होता है टू अवॉइड और टू रिपेल द वाइट फ्लाइज। अब वाइट फ्लाई ही नहीं आएंगी तो वायरस का इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा। यानी येलो मल्च बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है वायरस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ये वाइट फ्लाई जैसे वैक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लैक मल्च की बात करें तो ब्लैक मल्च का मेन पर्पस होता है ये वीड्स को कंट्रोल करते हैं। वीट को कंट्रोल करते हैं क्यों? क्योंकि सॉइल में अगर हम ब्लैक मल्च लगा देंगे तो ब्लैक कलर का आपको पता है ना, ब्लैक क्या करता है, सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सारा गरम हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर रेज हो जाएगा। टेम्परेचर रेज करेगा तो आसपास जो मिट्टी के अंदर वीड्स हो रहे होंगे उनके सीड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, सेम ट्रांसपेरेंट मल्च का भी यही होता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करके वीड्स को और जो हमारे डॉर्मेंट स्पोर्स होते हैं हमारे माइक्रोब्स की या पैथोजन की जो स्पोर्स होती हैं उनको भी किल करने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन क्वेश्चन था वाइट फ्लाई को कौन रिपेल करेगा, तो वाइट फ्लाई रिपेल्ड बाय येलो मल्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। ओके, टिश्यू कल्चर के फादर किनको कहा जाता है? ऑप्शंस आर गॉटलिब, हैबरलैंड, शल, स्टाउट और नन। ऑप्शन 4 नन तो यहाँ पे होगा नहीं, तो आपके पास 3 ही बचे हैं। 3 ऑप्शंस में से आपको बताना होगा कि फादर ऑफ टिश्यू कल्चर किसको कहा जाता है। टिश्यू कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी का एक टूल है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट का ही कोई पार्ट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, इट में भी कोई भी पार्ट हो सकता है, चाहे लीव्स या स्टैम, रूट, शूट, कुछ भी A to Z कोई भी प्लांट का एक पार्ट लेना है, लेकिन उस पार्ट में एक कैपेसिटी होती है टोटीपोटेंसी की। क्या होता है टोटीपोटेंसी? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है ये कैपेसिटी होनी चाहिए उस प्लांट के। जैसे एक्स प्लांट में सपोज हमने एक लीव ले ली, अब इस लीव में एक टोटीपोटेंसी होनी ज़रूरी है, यानी इस लीव्स में जो सेल हैं उनके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उनको प्रॉपर कंडीशन मिल जाए तो ये लीव्स ग्रो करके पूरा एक न्यू प्लांट जनरेट कर दे। ठीक है, तो यही हम टिश्यू कल्चर में भी यूज़ करते हैं इसी मेथड को। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर के फादर किन्हें कहा गया है? तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 1, दैट इज़ गॉटलिब हैबरलैंड। गॉटलिब हैबरलैंड को फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। शल आपने सुना होगा, ये जो शल साइंटिस्ट हैं ये आए हैं जेनेटिक्स में, आपने पढ़ा होगा हेट्रोसिस। हेट्रोसिस में आपने पढ़ा होगा कि हेट्रोसिस क्या होता है, जब एक फीमेल पेरेंट होती है, एक मेल पेरेंट होता है, इन दोनों के क्रॉस से जो F1 हाइब्रिड्स बनते हैं, और देखा गया है कि F1 हाइब्रिड्स अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होते हैं, तो वो होता है हेट्रोसिस। और ये हेट्रोसिस के बारे में शब्द दिया है, जो भी बताया है शल ने बताया था। ठीक है, तो देखो फ्रूट साइंस पढ़ने आए हो आप, और साथ साथ में आपका जेनेटिक्स भी यहाँ पे क्लियर होता जा रहा है। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है स्टाउट, स्टाउट ने क्या करा था, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था पार्थेनोकार्पी, लेकिन पार्थेनोकार्पी तो नल ने दिया था, एनुअल नल साइंटिस्ट थे। स्टाउट ने क्या दिया था? स्टाउट ने दिया था पार्थेनोकार्पी का ही एक टाइप, मैंने आपको बताया था पीछे, स्टीनोस्पर्मोकार्पी, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, समझ जाओ, स्टीनोस्पर्मोकार्पी एक तरह की पार्थेनोकार्पी ही होती है, तो उसके बारे में बताया था स्टाउट ने, या फिर बोल सकते हैं स्टीनोस्पर्मोकार्पी जो शब्द है ये स्टाउट ने कॉइन करा है। ठीक है, तो आप नोट करो, लिख देती हूँ मैं यहाँ पूरा, स्टीनोस्पर्मोकार्पी किस में देखने को मिलती है? स्टीनोस्पर्मोकार्पी एक तो मैंगो की वैरायटी थी सिंधु उसमें, और एक अंगूर की वैरायटी मैंने आपको बताई थी थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस की जो वैरायटी है उसमें भी स्टीनोस्पर्मोकार्पी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही
फ्रूट तैयार हो जाता है और आगे चल के इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है बट एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है, तो एक तरह से देखा जाए तो सीडलेस ही फ्रूट बनेगा। ठीक है, तो स्टीनोस्पर्मोकार्पी के बारे में स्टाउट ने बताया है, ये बात भी आप नोट करो। लेकिन क्वेश्चन था टिश्यू कल्चर के फादर कौन है, तो वो है हमारे गॉटलिब हेबरलैंड। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कॉमर्शियल रूट स्टॉक ऑफ सपोटा इन इंडिया। सपोटा जो होता है, चीकू जो खाते हो ना आप, चीकू ब्राउन ब्राउन, तो चीकू यानी सपोटा का कमर्शियल रूट स्टॉक कौन है। ठीक है, आपको पता होगा जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग एक तरह का मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें हम नीचे वाला जो पोर्शन होता है जो सॉइल से अटैच होगा, जो रूट्स डेवलप करता है, उसको हम बोलेंगे रूट स्टॉक। और इसके ऊपर जो हम पोर्शन लगाएंगे जिसमें एक बर्ड होगी, उसको बोलेंगे साइन। तो रूट स्टॉक और साइन में एक यूनियन बनाते हैं और यूनियन से ही एक नया प्लांट जनरेट होगा। तो अब होता क्या है कि हम रूट स्टॉक को, जो अलग अलग डिज़ायरेबल रूट स्टॉक आते हैं, तो सपोटा के केस में जो हमारा कमर्शियल रूट स्टॉक है वो क्या है। ऑप्शंस आपके पास है मैनिलकारा हेक्सेंड्रा, नेक्स्ट मैनिलकारा ग्लोमेराटा, बोथ 1 2 या नन तो बिल्कुल नहीं है और थर्ड भी नहीं है, यानी दोनों में से कोई एक है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन 1 मैनिलकारा हेक्सेंड्रा। इसको खिरनी भी बोलते हैं, ये तो उसका साइंटिफिक नेम है ना, मैनिलकारा हेक्सेंड्रा, इसका कॉमन नाम है खिरनी। ठीक है, तो ये रूट स्टॉक होता है सपोटा के लिए, ये आपको याद रखना है। कॉमर्शियल रूट स्टॉक है खिरनी, साइंटिफिक नेम याद करना है तो मैनिलकारा हेक्सेंड्रा। अब सपोटा हमने पढ़ ही लिया है तो सपोटा की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सपोटा का सबसे पहले, सपोटा का साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम इज़ एरेकस जपोटा। ओके, बैकग्राउंड में शांति हो गई है, तो साइंटिफिक नेम बता रही हूँ उसका, एरेकस जपोटा। एरेकस जपोटा इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ सपोटा। ओके, फैमिली क्या है, फैमिली इसकी नाम से बना लो, सपोटेसी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर कितना है इसका, क्रोमोसोम नंबर है इसका 26। ओरिजिन कहाँ पे हुआ है इसका, ओरिजिन हुआ है मैक्सिको में। फ्रूट टाइप कैसा होता है इसका, जो फ्रूट टाइप है वो होता है बेरी, बेरी इसका फ्रूट टाइप है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सपोटा के बारे में। साइंटिफिक नेम एरेकस जपोटा, सपोटेसी फैमिली, क्रोमोसोम 26, ओरिजिन इन मैक्सिको, फ्रूट टाइप बेरी, और रूट स्टॉक जो कमर्शियली यूज़ करते हैं दैट इज़ मैनिलकारा हेक्सेंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ मोनोकॉट फ्रूट क्रॉप। इनमें से चारों में से मोनोकॉट फ्रूट क्रॉप कौन नहीं है। नॉट पूछा है, नॉट मोनोकॉट। ठीक है, आपको पता होगा मोनोकॉट डाइकॉट। ठीक है, एक सीड है मोनोकॉट, 2 सीड्स होते हैं तो डाइकॉट। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अब ऑप्शन में साइंटिफिक नेम है तो यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे है एनानास कॉमोसस, सेकेंड है फियोनिक्स डक्टाइलीफेरा, थर्ड एनोना स्क्यूमोसा, फोर्थ मूसा। साइंटिफिक नेम पढ़ लिए और क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनोकॉट फ्रूट कौन नहीं है। तो अब हम इसको डीकोड कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम डीकोड करते हैं ना। ठीक है, कोडिंग को डीकोड कर देते हैं। तो ये हमारे साइंटिफिक नेम्स हैं। अब इनको डीकोड करके हम इनका कॉमन नाम निकालते हैं पहले, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको साइंटिफिक नेम याद नहीं रहते, कॉमन नाम एकदम से याद रहता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे अनानास कॉमोसस। अनानास कॉमोसस का जो कॉमन नेम है वो है हमारा पाइनएप्पल, दैट इज पाइनएप्पल। अनानास कॉमोसस इज पाइनएप्पल। फियोनिक्स डक्टाइलीफेरा, फियोनिक्स डक्टाइलीफेरा का जो कॉमन नाम है दैट इज अवर डेट पाम। थर्ड है हमारा एनोना स्क्यूमोसा, एनाना स्क्यूमोसा है हमारा कस्टर्ड एप्पल। लास्ट मूसा स्पीशीज है हमारा बनाना प्लांटेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन नेम आ चुके हैं, तो अब आई थिंक आपके लिए थोड़ा इजी होगा बताना कि कौन मोनोकॉट नहीं है। ठीक है,
पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल हमारा मोनोकॉट है, ठीक है। डेट पाम मोनोकॉट है। कस्टर्ड एप्पल डाइकॉट में आता है। बनाना मोनोकॉट में आता है। ओके, क्वेश्चन था मोनोकॉट नहीं है तो यस, कस्टर्ड एप्पल इज नॉट मोनोकॉट, ये तो हमारा डाइकॉट में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का साइंटिफिक नेम होता है एनोना स्क्विमोसा। ओके, नोट करो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं मोनोकॉट में। अगर हम हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, अगर हम बात करें मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में हमारी 3 फैमिलीज आती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मोनोकॉट में आता कौन कौन है। 3 फैमिली होती हैं पूरे हॉर्टिकल्चर में, 3 फैमिली होती हैं क्रॉप्स की जो मोनोकॉट के अंदर आती हैं। पहला हमारा है ब्रोमीलिएसी। ब्रोमीलिएसी में आता है हमारा पाइनएप्पल। ओके, पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम ये लिखा है आपके सामने, अनानास कॉमोसस। ठीक है, याद रखना मोनोकॉट में आती है ब्रोमीलिएसी फैमिली, इसमें आता है पाइनएप्पल, अनानास कॉमोसस, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट फैमिली जो है वो है म्यूजेसी फैमिली, इसमें आता है हमारा बनाना म्यूसस स्पीशीज़। और लास्ट है हमारी एरिकेसी जिसमें हमारे पाम्स आते हैं, इसलिए इसको पामेसी भी बोलते हैं। इसमें हमारा आता है डेट पाम, और डेट पाम का साइंटिफिक नेम है फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये जो है फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ डेट पाम। तो याद रखना मोनोकॉट में 3 फैमिलीज आती हैं, ब्रोमीलिएसी पाइनएप्पल की, म्यूजेसी बनाना की, और एरिकेसी या पाल्मेसी डेट पाम की। तो यही 3 हमारे मोनोकॉट होते हैं। इसके अलावा जितनी भी फैमिलीज हम पढ़ते हैं वो सब हमारी डाइकॉट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इनकरेक्ट पेयर। इन 4 ऑप्शंस में से इनकरेक्ट पेयर कौन है। पहला ऑप्शन है हमारा मैंगो ड्रूप, सेकंड करोंदा बेरी, जैक फ्रूट, सोरोसिस, एप्पल, सिंकॉनस। तो यहाँ पे हमारे फ्रूट्स दे रखे हैं और यहाँ पे सामने दिया है उनका टाइप ऑफ फ्रूट कि वो किस टाइप को बिलोंग करते हैं। तो मैंगो ड्रूप को बिलोंग करता है, येस राइट। करोंदा बेरी है, येस। जैक फ्रूट सोरोसिस, येस। एप्पल सिंकॉनस, रॉन्ग। पूछा है इनकरेक्ट कौन है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा, बिकॉज एप्पल का जो फ्रूट टाइप होता है वो सिंकॉनस नहीं होता। तो क्या होता है, एप्पल का जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है पोम। एप्पल इज पोम टाइप ऑफ फ्रूट। सिंकॉनस की बात करें तो जो हमारी फिग होती है, अंजीर जिसको बोलते हैं, फिग जो होता है वो साइकॉनस होता है। ठीक है, फिग का फ्रूट टाइप साइकॉनस है, एप्पल का पोम है, और बाकी सारे जो मैच हैं वो करेक्ट है। मैंगो ड्रूप, करोंदा बेरी, जैक फ्रूट, सोरोसिस, एप्पल पोम, फिग साइकॉनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ सिट्रस रेटिकुलाटा। ओके, सिट्रस रेटिकुलाटा का कॉमन नाम जो है वो क्या है। ये साइंटिफिक नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा। कॉमन नेम आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ है मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम, लेमन। तो सिट्रस रेटिकुलाटा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंड्रिन, यानी मैंड्रिन का साइंटिफिक नेम है ये। ठीक है, मैंड्रिन की अगर मैं बात करूँ तो मैंड्रिन के और भी कई नाम होते हैं। मैंड्रिन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम इसको बोलते हैं टैंजरिन। मैंड्रिन को ही नाम है टैंजरिन। मैंगो को टैंजरिन बोला जाता है, लूज स्किन होती है इसलिए इसको लूज स्किन भी बोला जाता है, लूज स्किन फ्रूट है। जैकेट फ्रूट भी बोला जाता है इसको, याद रखना, जैकेट, JACKET, जैकेट फ्रूट। पूछा जा सकता है कि आपसे जैकेट फ्रूट किसको बोलते हैं, तो वो भी मैंड्रिन को बोलते हैं। ठीक है, मैंड्रिन का साइंटिफिक नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा। बाकी के ऑप्शंस में भी साइंटिफिक नेम एक बार देख लेते हैं। स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम क्या होता है। स्वीट ऑरेंज का होता है सिट्रस साइनेंसिस। अगर आपको साइंटिफिक नेम याद नहीं है तो आप इसको नोट करो, स्वीट ऑरेंज इज सिट्रस साइनेंसिस। एसिड लाइम का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज सिट्रस लेमोनी, नॉट सिट्रस लेमोनी। सिट्रस लेमोनी तो लेमन का होता है। ठीक है, सिट्रस लाइमॉन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ
लेमन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे सारे सिट्रस फैमिली के ही, सिट्रस ग्रुप के ही फ्रूट क्रॉप हैं। सिट्रस की अगर हम बात करें, साइंटिफिक नेम हो गया सिट्रस की, अगर बात करें तो उसका ओरिजिन भी साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है, ठीक है। और सिट्रस का जो क्रोमोसोम होता है वो होता है 18। सिट्रस की फैमिली होती है रूटेसी, रूटेसी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं और क्रोमोसोम इसका 18 है। ये सब इसके डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो इज। मैंगो का बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या है? 40, 35, 15, 10। राइट आंसर यहाँ पे है 10, ठीक है। कैसे? अभी तो मैंने आपको पीछे बताया मैंगो का क्रोमोसोम 40 होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ये आपको ध्यान देना होगा, बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा है, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर नहीं है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। बेसिक क्रोमोसोम कैसे पता चलते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मैंगो जो है वो है ऑलो टेट्राप्लॉइड। मैंगो इज़ ऑलो टेट्राप्लॉइड। क्या है ये ऑलो टेट्राप्लॉइड? यानी जब हम मैंगो का क्रोमोसोम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2n इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 40। ओके, अगर आपसे डिप्लॉइड मतलब मैंगो का 2n पूछा जाता है तो आप 40 लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपसे बेसिक क्रोमोसोम पूछा गया है। बेसिक क्रोमोसोम मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो 4x बराबर होता है 40 के, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर आएगा 10, ठीक है। तो इसीलिए मैंगो का जो बेसिक क्रोमोसोम होता है वो होता है 10। पर इसके लिए आपको ये वाली जानकारी होनी ज़रूरी थी कि मैंगो हमारा ऑलो टेट्राप्लॉइड है। ऑलो टेट्राप्लॉइड का क्रोमोसोम इस तरह से आता है 4x बराबर 40 और x की वैल्यू 10। कैसा ही फिर आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये x हमारा यही है बेसिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको नहीं पता है तो नोट कर लो इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट इज। ट्रॉपिकल फ्रूट की क्वीन किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आर पीच, एवोकाडो, लीची, मैंगोस्टीन। तो ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स की जो रानी है दैट इज मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन इज द क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप। अगर राजा की बात करें, यहाँ पे पूछा जाता है किंग कौन है, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप, तो आंसर होता मैंगो। लेकिन पूछा है रानी, क्वीन कौन है, तो वो हमारी मैंगोस्टीन है। लीची की बात करें तो लीची किसकी क्वीन है? लीची भी एक क्वीन है, पर ये है क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक है। अगर आपसे सब ट्रॉपिकल पूछा जाएगा तो लीची होगा, ट्रॉपिकल फ्रूट पूछा जाएगा तो मैंगोस्टीन होगा, ठीक है। मैंगोस्टीन के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मैंगोस्टीन को हम क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप तो बोलते ही हैं, साथ में इसका एक नाम और है, इट इज़ नोन एज फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, फाइनेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, ओके। और इसके अलावा इसकी साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो मैंगोस्टीन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ ग्रेसिनिया मैंगोस्टाना। मैंगो से ही याद लो, मैंगोस्टाना। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगोस्टीन इज ग्रेसिनिया मैंगोस्टाना। फैमिली है इसकी ग्यूटीफिरेसी, ग्यूटीफिरेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ का क्रोमोसोम है इसका 24। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंगोस्टीन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट पूछा है, विच इज़ नॉट गाइनोडायोसिस वैरायटी ऑफ पपाया। पपाया की दो वैरायटीज़ होती हैं, डायोसिस, गाइनोडायोसिस। पूछा है कि इनमें से गाइनोडायोसिस वैरायटी नहीं है। गाइनोडायोसिस नहीं है का मतलब है कि डायोसिस होगी, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला है कॉर्ग हनीड्यूस, अर्कासूरिया, पूसा डेलीशियस, पूसा जाइंट। कॉर्ग हनीड्यू की बात करें तो ये गाइनोडायोसिस है, अर्कासूरिया भी हमारा गाइनोडायोसिस है। पूसा डिलीशियस क्या है? ये भी गाइनोडायोसिस वैरायटी है। पूसा जाइंट ये हमारी डायोसिस है। तो नॉट गाइनोडायोसिस तो यही है हमारे पूसा जाइंट, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट होगा। इसके अलावा जो हमारा डायोसिस और गाइनोडायोसिस वैरायटीज़ होती हैं उनका जो कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है, कलर भी जो होता है फ्रूट का अलग होता है। गाइनोडायोसिस वाला जो पपाया होता है वो जनरली रेडिश कलर का होता है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, जबकि हमारा नॉर्मल डायोसिस वाला नॉर्मल पीला रंग का होता है, ठीक है। पूसा जाइंट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है।
पूसा जाइंट जो है डाइशियस पपाया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो पूसा जाइंट वैरायटी और भी क्रॉप्स की होती हैं। पूसा जाइंट वैरायटी एक तो हमारे पपाया की है, पपाया की वैरायटी है। पूसा जाइंट इज़ अ वैरायटी ऑफ पपाया। साथ में और भी क्रॉप्स होते हैं जैसे नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास की वैरायटी भी है पूसा जाइंट। बरसीम की वैरायटी भी है, बरसीम में भी पूसा जाइंट एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। और पपाया की तो डायोशियस वैरायटी है, ये भी याद रखना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ ओवरक्राउडेड एंड इंटरमिंगल्ड ब्रांचेस टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन द फ्रूट क्रॉप इज कॉल्ड। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, या लास्ट, थैंक यू आ गया ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रिमूवल ऑफ ओवरक्राउडेड एंड इंटरमिंगल्ड ब्रांचेस टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन फ्रूट क्रॉप इज कॉल्ड। यानी किसी फ्रूट क्रॉप की अगर हम ओवरक्राउड इंटरमिंगल्ड ब्रांचेस को कट करेंगे, रिमूव करेंगे, ये हम इसलिए करेंगे ताकि फ्लावरिंग अच्छी हो जाए। फ्लावरिंग अच्छी होगी तो फ्रूट अच्छी क्वालिटी आएंगी। इस प्रोसेस को एक तरह की प्रूनिंग है, ये हिंट भी मैंने दे दी, प्रूनिंग से है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रूनिंग वाले टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है ये। तो इस वाली प्रूनिंग को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है थिनिंग, गर्डलिंग, टॉप वर्किंग, डीहॉर्निंग, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या है आप क्वेश्चन के साथ इसका ऑप्शन नंबर और ऑप्शन जो है वो इसका वो कमेंट करें, ठीक है। जो भी इसका ऑप्शन आएगा 1 2 3 में से इसका ऑप्शन क्या है वो आपको कमेंट करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पे अभी आप नए हैं, चैनल को लाइक नहीं करा है तो चैनल को भी वीडियो लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एवरीवन।